नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मेडिएवल हिस्ट्री हम लगभग ख़त्म कर चुके हैं। शिवाजी का प्रशासन किया हमने पिछले लेक्चर में, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी किया। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमें पता है कि इतिहासकारों ने एक क्रोनोलॉजिकली अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो है हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न। सो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत जो है बेसिकली वो शुरुआत मानी जाती है कि यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, और यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आती हैं, एक वेस्टर्न प्रोसेस जो शुरू होता है, वेस्टर्न थॉट जो शुरू होता है, वेस्टर्न कंपनीज का आना, लोगों का आना पश्चिमी दिशा से भारत की तरफ। क्योंकि पहले जो लोग आ रहे थे वो बेसिकली मुगल्स जो हैं आए हैं, और दिल्ली सल्तनत जो था, दे बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन, ठीक है, दे बिलोंग टू इस्लाम। बट नाउ द पर्सन्स हु केम टू इंडिया, नाउ द पीपल हु केम टू इंडिया, दे बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजन, दैट वाज क्रिश्चियनिटी। तो दोनों का आगमन हुआ, दोनों तरह का जो आगमन है वो भारत ने देखा है, और दोनों तरह के आगमन में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। चलो उनकी बात हम फिर कभी करेंगे डिटेल में। लेकिन एक बात तो पक्की है, एक बात तो तय है कि भारत जो है उनका कहीं ना कहीं, भारत की जो धन संपदा है वो कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्ट किया, चाहे वो मुगल्स हों, चाहे वो महमूद गजनवी का हमने देखा, मोहम्मद गौरी का हमने देखा जो हमले हुए हैं। और वही बात हमें यहाँ पर भी नजर आती है, वही बात हमें यूरोपियंस के आगमन में भी नजर आ रही है। यूरोपियंस का अराइवल जो है भारत में हुआ, वही बात यहाँ पर नजर आ रही है। वाई दे केम टू इंडिया? द बेसिक पर्पस, द बेसिक मोटिव वाज मनी। दे डिडंट हैव एनी अदर मोटिव बिसाइड दैट। जो कुछ और मोटिव बनते भी हैं, कुछ और पर्पस बनता भी है, तो वो बाय प्रोडक्ट है। लेकिन सबसे पहला तो यही है, बिकॉज इंडिया वॉज वेरी रिच एंड दोज कंट्रीज वर नॉट वेरी रिच, दोज कंट्रीज वर नॉट वेरी रिच। बेसिकली नहीं कहना चाहिए, बेसिकली मुझे तो ये कहना चाहिए कि दोज कंट्रीज वर नोवेयर नियर इंडिया इन दिस एस्पेक्ट, इन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। इसलिए भारत में यूरोपियन कंपनियों का और यूरोपीय लोगों का जो है वो आगमन शुरू होता है, और मुख्यतः व्यापार को ही हम मुख्य जो है मंशा मानकर चलेंगे। हाँ, कई बार ये वर्ड भी यूज हो जाता है आसान रखने के लिए, विद्यार्थियों के लिए हम बोल देते हैं कि जो बेसिक मोटिव है हम 3G कह सकते हैं। 3G का मतलब है गोल्ड, ग्लोरी एंड गोल्ड, ठीक है। गोल्ड जो है बेसिकली उसे पैसा, धन संपदा से मान लीजिए, और धन संपदा में भी क्योंकि सोना बहुत था, ठीक है, स्वर्ण मुद्राएं तो भंडार भरे हुए थे यहाँ पर शुरू से ही। बेसिकली कोई भी संस्कार जो है किसी व्यक्ति का पूरा होता नहीं था स्वर्ण के बगैर। तो जन्म से लेके मरण तक भारत में स्वर्ण ही तो था। एक सोना जो है वही तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो लाइफ का बन चुका था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो बन चुका था। एंड ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर जो है वो रोल प्ले किया है यूरोपियंस के आगे। ग्लोरी, इसे हम कॉलोनियलिज्म भी कह सकते हैं, इसे हम कॉलोनियलिज्म भी कह सकते हैं कि एक अपने आप में वो सेंस लेके आनी, वो सेंस ऑफ विन लेके आनी कि हमने किसी के ऊपर कब्जा किया है, हमने इस पर अधिकार कर लिया है, अब ये हमारा गुलाम है, हम इसके मालिक हैं। वो जो ग्लोरी है वो एक प्रतिष्ठा है, वो भी कहीं ना कहीं वो एक कारण बना, लेकिन वो बाद में कारण बना। पहले जब इन कंपनियों का आगमन हुआ है तो पहले तो उनके दिमाग में भी ये बात नहीं होगी कि हम इसे एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनिशियल स्टेज में कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। गॉड मीन्स बेसिकली कि आप अपने जो रिलीजन है, अपने रिलीजियस आइडियोलॉजी का यहाँ पर प्रचार करना चाहते हैं। यस, हुआ, किसी किसी के केस में हुआ, और हम कह सकते हैं कि पुर्तगालियों के केस में बहुत था। जो पुर्तगालियों की एक मिशनरी जील थी वो थी वहाँ पर, वो एक जो धर्म परिवर्तन के कार्य में जुड़ गए थे। जबकि ब्रिटिश के हिसाब से हम देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से आगे चलकर हम देखेंगे तो ये बात नजर नहीं आती हमें ब्रिटिश और फ्रेंच के दृष्टि से। लेकिन पुर्तगालियों का कहीं ना कहीं मिशनरी जील भी जो है वो नजर आया, और एक कारण भी बना कि वो इतने सफल नहीं हो सके यहाँ पर। और सोने की चिड़िया तो है ही यहाँ पर, वही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये मैंने इसलिए लिखा कि सोने की चिड़िया को हम एक बहुत राष्ट्रवादी लिहाज से देखते हैं, देखना भी चाहिए। गीत भी है ना बड़ा फेमस कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन ये क्या होना चाहिए कि सबसे पहले भारत को
सोने की चिड़िया कहने वाला जो इतिहासकार है वो उत्बी है। उत्बी ने जो है वो सबसे पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा मध्यकालीन युग में, कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया है। प्लाइनी जो एंशिएंट इंडिया में आया, यूनानी यात्री था बेसिकली, उसने वेल ऑफ गोल्ड कहा है भारत को। तो ये बातें जो है ये विदेश के यात्रियों से जुड़ी हुई है। सोने की चिड़िया एक कहावत तो हमने बना ली या बन गई बेसिकली, लेकिन वो दर्जा देने वाले हमारे यहाँ पर विदेशी इतिहासकार या विदेशी यात्री थे, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया उत्बी और प्लाइनी है। तो पहली कंपनी का जो मैंने बात की कि पहली यूरोपीय कंपनी जो हम देखते हैं वो पुर्तगाली कंपनी है, और पहला व्यक्ति जो देखते हैं वो भी पुर्तगाली है। ये मैं इसलिए दोनों बातें अलग अलग रखी हैं कि ये भी तो हो सकता था ना कि पहला व्यक्ति पुर्तगाली होता लेकिन कंपनी कोई और होती। कंपनी ब्रिटिश भी हो सकती थी, डच भी हो सकती थी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। तो भारत आगमन हुआ, अराइवल हुआ, तो पहला व्यक्ति भी पुर्तगाली है और पहली कंपनी जो है वो भी पुर्तगाली है, वो भी पोर्तुगीज है। तो फर्स्ट मैन वास्को डा गामा, वी ऑल नो। तो पहला व्यक्ति जो है उसका नाम हमें पता होना चाहिए। ये प्रश्न जो है वास्को डा गामा जो है 1498 में कहाँ पर, कैलीकट में केरल में जो है उसका आगमन होता है। और कैलीकट जिसका अब नाम जो है हम कोझिकोड है, हम उसे आज कोझिकोड के नाम से पुकारते हैं, कैलीकट कोझिकोड। वहाँ पर 1498 में वास्को डा गामा आया। कहाँ से आया? पुर्तगाली है। चला कहाँ से? केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीकन टिप। केप ऑफ गुड होप से वो चला। तो केप ऑफ गुड होप से वास्को डा गामा चलता है। ये एक एडवेंचरर था बेसिकली, और उस टाइम स्पेन और पुर्तगाल में बहुत सारे ऐसे एडवेंचरर होते थे जो समुद्र के रास्ते डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे थे, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों को एक्सप्लोर करना चाहते थे, डिस्कवर करना चाहते थे। तो वास्को डा गामा जो है वो केप ऑफ गुड होप से चलते हैं और व्यापार करना इनका मकसद बन जाता है बाद में। पहले तो एक एडवेंचर की हैसियत से आते हैं और कैलीकट या कोझिकोड पहुंचते हैं। और इसके मध्य में हमें याद रखना है कि मडगास्कर जो एक जगह है, मडगास्कर जो देश है, वहां पर इन्हें एक व्यक्ति मिलता है, अब्दुल मजीद। एंड अब्दुल मजीद जो है, अब्दुल मजीद इज बेसिकली अ बिजनेसमैन फ्रॉम गुजरात। ही इज अ बिजनेसमैन फ्रॉम गुजरात। ये एक व्यापारी है और अब्दुल मजीद ही मोटिवेट करता है वास्को डा गामा को और मदद करता है वास्को डा गामा की कैलीकट तक पहुंचने के लिए। और सबसे पहले वास्को डा गामा वहां से स्पाइसेस लेता है, मसाले लेता है और अपने देश में जाकर 60% प्रॉफिट में बेचता है। द प्रॉफिट ही अर्न वाज 60% ऑन स्पाइसेस। ये पहला हम कह सकते हैं इंसिडेंट जो है भारत के साथ व्यापार का किसी यूरोपीय का हुआ, तो ये उसका फर्स्ट एग्जांपल जो है वो मिलती है। उसके बाद अन्य जो व्यापारी है वो पुर्तगाल से आना शुरू होते हैं और एक कंपनी भी बना दी जाती है वहां पर, और फिर और पुर्तगाली जो है वो आना शुरू होते हैं यहाँ पर भारत में। और भारत के पूर्वी तटों पे और पश्चिमी तटों पे, दोनों तटीय क्षेत्रों पे अपने जो दफ्तर हैं वो बनाते हैं बेसिकली। और यहाँ पर पोर्तुगीज का जो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रहा, मैं उसे ये वर्ड यूज करूंगा, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो बेसिकली केरल और गोवा रहा है। और अगर हम इसे थोड़ा और ब्रॉडर वे में देख लें तो हम देखते हैं कि कोंकण का जो एरिया है वो इनका पोर्तुगीज का इन्फ्लुएंस ऑफ स्फीयर रहा है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो रहा है यहाँ पर। और पोर्तुगीज के बिना वहां पर बैलेंस ऑफ पावर नहीं बनती थी, ये बात भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो 1498 में वास्को डा गामा साहब का आगमन हो जाता है। उसके बाद 1510 में एल्बुकर्क, अल्फांसो डी एल्बुकर्क जो है वो गोवा को कैप्चर कर लेता है।
गोवा को जीत लेता है। एंड गोवा वाज विद द आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर। गोवा जो था वो आदिल शाही वंश के पास था, बीजापुर के पास था। ये क्षेत्र जो है वो बीजापुर के पास था। अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, हु इज द मैन? वी हैव टू रिमेंबर दैट अल्फांसो डी अल्बुकुर्क वाज द मैन, ही वाज द गवर्नर हु कैप्चर्स गोवा फ्रॉम बीजापुर। लेकिन उससे पहले हम नाम लेंगे फ्रांसिस्को डी एल्मिडा। फ्रांसिस्को डी एल्मिडा जो है वो पहले पोर्टुगीज गवर्नर है। ये पहले पोर्टुगीज गवर्नर जो है वो बना दिए जाते हैं भारत में। क्या भारत में हमारे इंटरेस्ट देखें, जो पुर्तगाल की सरकार है वो कंपनी क्रिएट करने के बाद पोर्टुगीज गवर्नर बनाती है फ्रांसिस्को डी एल्मिडा को। बट एल्बुकर्क इज द मैन हु कैप्चर्स गोवा फ्रॉम बीजापुर, वहां से ले लेता है। तो मैं बात कर रहा था बैलेंस ऑफ पावर की। तो बैलेंस ऑफ पावर की हम बात कैसे देखते हैं यहाँ पर कि बैलेंस ऑफ पावर वाज नेसेसरी, वेरी नेसेसरी इन द डेक्कन स्टेट्स। जो डेक्कन का एरिया है जहाँ पर ये पोर्तुगीज आ रहे हैं, पुर्तगालियों का जो है आगमन हो रहा है, तो इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बन रहा है, वहां पर हम देखते हैं कि डेक्कन स्टेट्स जो हैं, जो दक्षिणी राज्य हैं, दे आर इन कन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स। जो मराठास हैं दे आर इन कन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स। जो मराठास हैं दे आर इन कन्फ्लिक्ट विद द डेक्कन स्टेट्स, वो डेक्कन स्टेट्स के साथ भी कन्फ्लिक्ट में है। तो एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा है यहाँ पर जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, वो इतना ईजी नहीं है। एक त्रिकोणीय जो संघर्ष है वो चल रहा है कि दक्षिणी राज्य मुगल्स के साथ भी लगे हुए हैं, मराठास जो हैं वो भी मुगलों के साथ संघर्षरत हैं, वो मराठा जो हैं वो दक्षिणी स्टेट्स के साथ भी संघर्षरत हैं। ऐसे में एक यूरोपीय कंपनी यहाँ पर आ जाती है, पुर्तगाली कंपनी आ जाती है। उनके वेपन्स इनसे अच्छे हैं, उनके पास एक अच्छी नेवी भी है। नेवी नो डाउट मराठों के पास भी बहुत अच्छी थी। तो कहीं ना कहीं इन सारे संघर्ष के बीच में इन जो स्टेट्स हैं जो संघर्षरत थी सारी की सारी, यहाँ पर जहां पर पुर्तगाली आ जाते थे या एली हो जाते थे, एलाई कर जाते थे, एलिट पावर बन जाती थी, साथी बन जाते थे, तो जो बैलेंस था वहां पे टिल्ट हो जाता था, उस तरफ टिल्ट हो जाता था। तो तभी ये कहा जाता है कि पोर्टुगीज वर बिकमिंग अ बैलेंसिंग पावर बेसिकली इन this area, in this Deccan area basically, and this happened in the 16th century and 17th century. It happened that time basically. और आगे चलकर हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात जो पाई गई इनमें, that was missionary zeal. व्यापार करने आए थे, व्यापार कर रहे थे, लेकिन साथ साथ जो मिशनरी जील है, जो धर्म परिवर्तन का कार्य था, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्होंने ये काम करना शुरू किया उस एरिया में बेसिकली, और कन्वर्जन भी बहुत हुई हैं। लेकिन इस एक कारण से उन्हें भारत से जाना भी पड़ा। हाँ, गोवा जो है वो 1961 तक इनके पास रहा। पोर्तुगीज भारत में सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में गए। गोवा की लिबरेशन जो है वो 1961 में हुई है, ठीक है। भारत को गोवा 1961 में सौंपा जाता है। 1947 में आज़ादी मिलती है, बट गोवा इज स्टिल अंडर द पोर्तुगीज, और पोर्तुगीज जो है 1961 में उसे लिबरेट करते हैं। सो कहीं ना कहीं इस काम ने, इस पॉइंट ने जो है उनको इतना सक्सेसफुल नहीं होने दिया, और कुछ और कारण भी थे कि पोर्तुगीज का जो है भारत से मन भर गया, ब्राजील की तरफ ध्यान चला गया, ब्राजील की तरफ ध्यान चला गया, ब्राजील के साथ व्यापार करने में उनका ध्यान जो है वो शिफ्ट हो गया। और जॉन हॉकिंस का आना, जो एक ब्रिटिश व्यक्ति था, हॉकिंस का भारत आना 1609 में, उसके बाद थॉमस रो का जहांगीर के टाइम में आना, ये भी ब्रिटिश आदमी है, 1613 में, जिसने जहांगीर से इजाज़त ले ली थी भारत में कंपनी खोलने की। तो जब ये लोग आए, हॉकिंस आया, थॉमस रो आया, तो उनके साथ बहुत बड़ी पावर थी पीछे, उनके पास पैसा अधिक था, उनके पास ज़्यादा धन था भारत में लगाने के लिए, और उनके पास एक पूरा का पूरा फरमान भी था वहाँ से लिया गया कि आप पूरा खुल के व्यापार जो है यहाँ पर कर सकते हैं।
और पुर्तगाली जो थे व्यापार के साथ साथ, जैसे मैं अभी पता किया हूँ कि मिशनरी झील उनमें एक आ गया था, तो व्यापार से ध्यान हट रहा था उनका, तो इन लोगों ने आने का भी प्रभाव जो है वो पुर्तगालियों पर पड़ता है, और पुर्तगाली जो है वो अपने मिशन में लास्ट तक जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। बट स्टिल द importance of this Portuguese word, that still we can find the amalgamation of Portuguese culture in the area of Konkan. कोंकण के प्रदेश में, गोवा या केरल, नॉर्थ केरला में, मालाबार कोस्ट में अभी भी जो पोर्तुगीज कल्चर है वो बखूबी देखा जा सकता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि हम और कंपनीज की बात आज के लेक्चर में कर पाएंगे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, थोड़ा बहुत डैनिश के बारे में पढ़ेंगे, और ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में हम बात अगले टॉपिक में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यूरोपीय भारत कैसे उनका आगमन शुरू हुआ, क्या मंशा थी, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द चैनल, काइंडली सब्सक्राइब इट। हिस्ट्री बाय राकेश बाबा। थैंक यू वेरी मच।